आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 क्लास 11th का, जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से रिलेटेड आपने प्रीवियस क्लास 8th 9th में पढ़ा होगा। सेल होती क्या है? सेल होती है फंडामेंटल यूनिट, बेस हमारा लाइफ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका। तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी की बॉडी सेल से ही बनी होती है, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वर्क करती है। फिर जो स्टडी होती है सेल स्ट्रक्चर की, केमिकल कंपोजिशन की और उनके फंक्शंस की, उन्हें हम कहते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। पहला होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि यानी कि सिंगल, वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से फॉर्म होते हैं, एक ही सिंगल टाइप की सेल से, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो कंसिस्ट करते हैं मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के जो बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं अमीबा, क्लैमिडोमोनास, बैक्टीरिया, ईस्ट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं मैन, ट्री, एनिमल्स। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल से फॉर्म होते हैं, तो इनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब वही सेल परफॉर्म करती है। डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जैसा कि हम अभी में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें डिफरेंट टाइप्स की सेल होती है और हर एक सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और उसी फंक्शन को वो परफॉर्म करती है। इसमें अगर सेल डैमेज हो जाए तो चांसेस होते हैं कि ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए, लेकिन इस केस में पर्टिकुलर अगर एक टाइप की सेल्स डैमेज होती हैं तो ऑर्गेनिज्म के डेथ के चांसेस नहीं होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये जो सेल्स होती हैं ये इमॉर्टल होती हैं। इमॉर्टल यानी कि अमर। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था अमीबा है या फिर ईस्ट है, ये असेक्सुअल मेथड जो है उसके थ्रू ग्रो करते हैं। जो इनकी पेरेंटल सेल होती है वो आगे चलकर डॉटर सेल बनाती है। ये इमॉर्टल होते हैं, इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, ये इमॉर्टल नहीं होते हैं, नॉट इमॉर्टल। फिर कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो पता होनी चाहिए सेल की रिगार्डिंग की। सबसे पहले किसने सेल के स्ट्रक्चर को देखा था, उसके बाद किसने इसे अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया था। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं और इनका क्या टाइम पीरियड था। जो रॉबर्ट हुक थे, इंग्लिश साइंटिस्ट, उन्होंने जो सेल है उसको इंट्रोड्यूस किया था 1665 में अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। इन्होंने कहाँ देखा था? जो कॉर्क की स्लाइस होती है, थिन स्लाइस, उसमें इन्होंने ये वाला स्ट्रक्चर देखा था कि एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे चैम्बर लाइक जैसे रूम होते हैं उस कॉर्क थिन स्लाइस में। उसके बाद एंटन वैन ल्यूवेनहुक, उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था। इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए इन्होंने जो है उसका स्ट्रक्चर सेल का, जैसे ह्यूमन स्पर्म सेल, बैक्टीरिया एंड रेड ब्लड सेल्स, इनको डिस्क्राइब किया था फ्रॉम 1675 टू 1680। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था 1831 में। आफ्टर दैट कुछ साइंटिस्ट आए। इन साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पर जो मैथियस कैलेडन है और थियोडोर स्केवन, ये बॉटनिस्ट थे जर्मन, और ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने अलग अलग हाइपोथेसिस दिए थे। इन्होंने प्लांट सेल से रिगार्डिंग, इन्होंने एनिमल सेल से रिगार्डिंग, कि जो सेल होती है
वो फंडामेंटल और बेसिक स्ट्रक्चर तो होती ही है, और पूरी जो बॉडी होती है सेल से ही बनी होती है। उसके बाद रडोल्फ विर्चो ने इन्हीं की जो स्टेटमेंट थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। पर्किन जी ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दी थी 1840 में। कैमिली गोल्गी, इन्होंने गोल्जी अपरेटस जो था उसे डिस्कवर किया था, जिसका नाम इन्होंने अपने नाम पे ही दिया था। फिर जॉर्ज पेलाडे, इन्होंने राइबोसोम को ऑब्जर्व किया था। फिर सिंगर निकोलसन थे, इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का। तो यहाँ पर आपको ये जान लेना इम्पोर्टेंट था। उसके बाद जैसा कि अभी हमने बात की सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या कहती है, ये किसने दी थी, ये इन्होंने दी थी, स्केल्डन, स्केवन और रडोल्फ विर्चो। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स कंपोज्ड करते हैं और ये सेल्स का ही प्रोडक्ट होते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड सेल्स और ये सेल्स का ही प्रोडक्ट होते हैं। सभी सेल्स कहाँ से अराइज होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। एक सेल से ही, जो पहली सेल है उसी से आगे चलकर नेक्स्ट सेल बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। ये हम आगे माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन पढ़ेंगे, उसमें ये क्लियर हो जाएगा। फिर एक टर्म आती है सेलुलर टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी एक कैपेसिटी होती है एक सेल की। वो सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कैपेसिटी, क्षमता रखती है डिफरेंशिएट करने का किसी भी सेल में, या फिर पूरा का पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सके या रीजनरेट कर सके कोई भी पार्ट ऑर्गेनिज्म का, उसे सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं। टोटिपोटेंसी का मेन मतलब ये होता है द कैपेसिटी टू ग्रो, टू फॉर्म या टू रीजनरेट अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक सेल की वो कैपेसिटी जिसके जरिए वो पूरा का पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सके, या फिर उस ऑर्गेनिज्म का जो लॉस्ट पार्ट है उसको फॉर्म कर सके। अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें अगर सेल का, तो हम देखेंगे जो सेल है वो मेनली के 4 पार्ट्स कंपोज करता है। सबसे पहले आती है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इसकी आउटर कवरिंग होती है, जो इसे इन्वायरमेंट से अलग करती है, जो इसे इन्वायरमेंट से बचाती है। इन केस ऑफ प्लांट हमें पता है इसके पास एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये सबके पास होती है, जो कि होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है, ये जो आपकी सेल है उसके कंटेंट को सराउंडिंग से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको प्रॉपर एक शेप देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन होती है वो एक बैरियर का काम करती है, किसके लिए, उन सब्सटेंसेस के लिए जो सेल के अंदर नहीं आनी चाहिए, और एक पैसेज का काम करती हैं उन सब्सटेंसेस के लिए जो सेल के अंदर आनी चाहिए। तो ये एज अ बैरियर है। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो आपका सेल होता है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, और जो इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, इन केस ऑफ एनिमल सेल सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल में थोड़ा कॉर्नर साइड होता है। तो इस केस में होता क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वाटरी या फिर जेली मैट्रिक्स जो प्रेजेंट होता है, उसे आप कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्रीली मूवेबल फ्लूइड होता है। इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती हैं मेटाबॉलिक, साथ ही साथ ये कंसिस्ट करता है बहुत सारी ऑर्गेनेलीज। जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए, कुछ सेल्स के केस में आरएनए भी होता है। तो जेनेटिक मटेरियल जैसा कि हमें पता है ये कंटेन करता है इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फिर ऑर्गेनेलीज जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होती हैं, ये ऑर्गेनेलीज होती हैं। इनका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और इनका फंक्शन ज़रूरी होता है सेल के लिए, सेल की फंक्शनिंग के लिए, सेल के काम के लिए। तो इनका जो फंक्शन है वो बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनेल्स। और जो ऑर्गेनेल्स हैं ये 2 टाइप की होती है। कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसी होती हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होती है,
कुछ ऑर्गेनेली ऐसी होती है जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, डोंट हैव मेम्ब्रेन। ये दो केस होते हैं, सम हैव मेम्ब्रेन, सम हैव डोंट हैव। इवन जो आपके क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है, इस केस में डबल मेम्ब्रेन होती है। फिर टाइप्स ऑफ सेल, जो सेल की दो टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ये किस बिहाफ पे हैं? ये इन्हीं बिहाफ पे हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं थोड़ा, कि नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स कैसी होती है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन के बारे में, साइटोप्लाज्म क्या कंसिस्ट करता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है। तो इन्हीं के बिहाफ पर ये हैं। ये हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक सेल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर रेस्पिरेटरी एंजाइम नहीं होते, कमी होती है। जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ऐसा भी पॉसिबल है कि उसके इनफोल्ड्स प्रेजेंट हो, इनफोल्ड हो, ताकि वो मीजोजोम्स फॉर्म हो सके। ये प्रोकैरियोट्स में ही होता है, मीजोजोम्स यूकैरियोट्स में नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो सेल होती है उसकी जो सेंटर में मटेरियल होता है, न्यूक्लियस, उस पर न्यूक्लियर एनवलप एब्सेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। लेकिन इस केस में न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसके पास न्यूक्लियोलस नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70s होता है, और जबकि यूकैरियोट्स में राइबोसोम 80s होता है। इसमें छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है। इसमें माइटोटिक स्पिंडल्स फॉर्म नहीं होते हैं, इसमें माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म होते हैं। इसके अलावा बहुत डिफरेंस है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होता है इसके कंपेयर में। यूकैरियोट सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज़्यादा होगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल कम होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा होता है। तो ये एक बेसिक टर्म्स थी जो हमने सेल में करी हैं।